कराची के पोश इलाके में बनी आयशा मंजिल का मंजर आज खूब ही रौनक समेटे हुए था। सदर दरवाजे पर मौजूद चौकीदार से लेकर घर के मकीनों तक में एक अलग सी सरशारी रक्सा थी। आज मरहूम आयशा बेग के खानदान के सबसे बड़े चश्म चिराग की पहली औलाद तलाल बेग की शादी के बाद महज वलीमे की सुन्नत अदा होनी रहती थी। 2 दिन पहले ही आयशा मंजिल के मकीन ढेरों दुआओं के साए तले इस खानदान की बड़ी पोत बहू कहकशा अलवी को रुखसत करवा कर आयशा मंजिल ले आए थे, जिसका आज इस घर के मकीनों के साथ दूसरा दिन था। वलीमे की तकरीब शादी की थकन के बायस 2 दिन के वक्फे से रखी गई थी, ताकि सभी आराम से इस तकरीब का हिस्सा बन सके। आज शाम में आयशा मंजिल के वसी और ईज़ान में तलाल और कहकशा बेग का वलीमा रखा गया था, जिसमें शहर के बहुत से मुसाहिब खानदान मौजूद थे। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे, जहां आयशा मंजिल के सभी मकीन शाम की तैयारियों में मसरूफ दौड़े दौड़े फिर रहे थे। वहीं दूल्हा दुल्हन अपने ही किसी जमेले में अटके मुसलसल बहसों मुबाहिसे में मसरूफ थे। ये मंजर है दुल्हन दूल्हे के कमरे का, जहां रुमेला खामोशी से कहकशा का शाम की तकरीब में पहने जाने वाला ड्रेस और साथ में मैचिंग की तमाम ज्वेलरी और सैंडल निकाल कर कहकशा के सामने रख रही थी, जो ड्रेसिंग रूम में अलमारी में सर घुसाकर खड़े तलाल से किसी मौजू पर बहस करती नाराजगी का इजहार कर रही थी। कुछ ही देर में ब्यूटिशियन ने आकर इसका मेकअप करना था, जो मेहंदी से रचे हाथों पर चेहरा टिकाए मुंह बनाकर बेड पर ही बैठी हुई थी। उजली सी रंगत पर बड़ी-बड़ी ब्राउन आँखों में बेपनाह नाराज़गी समोए, गोल्डन डाई बालों का लूज़ सा जूड़ा बनाए, मेहंदी से सजे हाथों के प्याले में चेहरा रखे मुँह लटका कर बैठी वो 2 दिन की दुल्हन मुसलसल नाराज़गी जताती मुँह फुलाकर बैठी थी। अब चले भी जाएँ, देखें ज़रा क्या वक़्त हो रहा है। कुछ ही देर में ब्यूटीशियन ने आ जाना है, फिर मेरी ज्वेलरी रह जाएगी। वो तलाल को वहीं जमा देख शिकवा के अंदाज़ में बोली। जा रहा हूँ यार, अपनी फाइल्स तो सेट कर दूँ। शादी के झमेलों में ऐसा फँसा हूँ कि ऑफ़िस को टाइम ही नहीं दे पा रहा। इसके लहज़ारे में बेज़ारी सी आया थी। हाँ, तो शादी कौन-सा रोज़-रोज़ होती है। बस अब हो गई, अब ज़िंदगी का सारा वक़्त ऑफ़िस के नाम ही लाट हो जाना है। वो सिरहाने से टेक लगाकर मज़े से बोली, जबकि साथ बैठी रुमेला इनकी बहस पर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। बहुत खूब। वो तंज़िया मुस्कुराया तो जवाबन इसने पूरे चेहरे की स्माइल पास की। यार क्या ज़रूरी है वो ही सेट पहनना? आज की ही तो बात है, कोई दूसरा सेट पहन लो। कल ले आऊँगा। शूज़ में पाँव डालता वो अब भी जाने के लिए रज़ामंद नहीं था। यही तो बात है तलाल कि सिर्फ़ आज की बात है। आज हमारा वलीमा है। आज के बाद आप वो सेट कभी भी लाएँ, फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़िद होकर जज़ीज़ से बोली। वो ताज्जुब से नमी में सर हिलाता, इसकी बच्चों जैसी ज़िद पर ज़िद छोता। ड्रेसिंग टेबल के आईने के ऐन सामने आया, शीशे में नज़र आते अपने अक्स पर नज़र डाली, ब्लैक जीन्स पर ब्लू टी-शर्ट पहने, साफ-सुथरी रंगत पर उभरे से नकूर चेहरे की मज़ीद वजाहत बढ़ाती उठी हुई मगरून नाक। इसकी मर्दाना वजाहत में 4 चाँद लगा रही थी, जो बालों में बुरुश करता अब कुछ गुनगुना रहा था। अब जाएँ भी, वो इसके एक्शन पर तंग होकर बोले। जा रहा हूँ भई, तुमने तो कसम खाई हुई है वही सेट पहनने की। ज्वेलर के पास से ज्वेलरी उठाने में और वापस आने में वक़्त लग जाएगा। तुम बैठी ना रहना, तैयार होने के बाद पहन लेना आराम से सेट, सही है? मैं जा रहा हूँ, बाय-बाय। वो एक गहरी साँस फिजा के सुपुर्द करता साइड टेबल से कार की कीज़ उठाकर उजलत भरे अंदाज में तंबी करता कमरे से निकलता चला गया था। पहले नहीं ला सकते थे। ऐन वलीमे के दिन लाना याद आया है। वो भी मैंने देख लिया, वरना किसी को याद ही नहीं था कि दुल्हन का वलीमे का हार अभी तक नहीं आया है। वो ज़रा मुँह बसोर कर बोली। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। अम्मी को याद था, बस शादी के झमेलों में ज़हन से ही निकल गया। आप फ़िक्र न करें, भाई अभी ले आएँगे। जब तक आप ड्रेस चेंज कर लें, कॉलर वाली आती होगी। वो अपनी माँ की जानिब से पोज़ीशन क्लियर करती इसके हाथ में ड्रेस थमा गई, तो वो भी मेहंदी से सजे पाँव सफ़ेद टाइलों के चमचमाते फर्श पर रखती चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ी। तलाल और कहकशा की पसंद की शादी थी। वो दोनों यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही अच्छे दोस्त थे। दोस्ती कब पसंदीदगी में बदल गई, वक़्त गुज़र जाने का कुछ पता ही ना लगा। जब तलाल की रज़ा पर इसके घर वालों ने कहकशा का प्रपोज़ल भेजा, तो कहकशा की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए इसके घर वाले भी बिला झिझक मान गए थे। यूँ तलाल और कहकशा की पसंद की शादी बगैर किसी ज़ालिम समाज के बीच में आए खैर व आफ़ियत से हो गई थी। और आज शाम को खैर से वलीमे की तकरीब के बाद अज़मीर साहब और नादिया बेगम ने इस फर्ज से भी सुबकदोश हो जाना था। तलाल बेटा, कहाँ जा रहे हो?
नादिया बेगम ने दलाल को तेजी से जाता देख पुकारा, मामा, ज्वेलर के पास जा रहा हूँ, कहकशा की ज्वेलरी लेने। इसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देख उजरत भरे अंदाज में जवाब दिया, अच्छा, जरा रुको बच्चे, मुझे भी इन बच्चियों की भी चीजें देख लेनी है, साथ ही निकलते हैं, वापसी में ज्वेलरी भी उठा लेंगे। वो जल्दी से खड़ी होती हैंडबैग लेने अपने रूम की जानी पड़ी थी। ओके, मैं बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाइएगा। वो तेजी से बाहर निकल गया था। शादी वाले घर की शॉपिंग ऐन वक्त तक खत्म नहीं होती, है ना? जुबैर के हमरा लॉन्च में आती ऐना मुस्कुरा कर गोया हुई, हम लड़कों की तो हो जाती है, ये बस तुम लड़कियों के ड्रामे हैं, जो किसी एक चीज पर राजी ही नहीं होती हो। वो सोफे पर पीछे को हाथ रख कर बैठता शरारत से आंखें घुमाकर बोला, तो इसने तेज नजरों से इसे घूरा। अब मुझे घूरो नहीं, बहुत हैंडसम हूं मैं, जाकर तैयार हो जाओ। अभी 4 घंटे पॉलर वाली तुम्हारे मुंह पर डेंटिंग पेंटिंग करेगी। अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर इसे मजीद छेड़ने लगा, जो साइड पड़ा कुशन उठाकर धक से मारती बड़बड़ाकर वहां से निकल गई थी। अरे सुनो, तेज एक्सप्रेस, जरा मेरी व्हाइट शर्ट पर भी इस्त्री कर दो, शाम में कोट के साथ पहननी है मैंने। इसने पीछे से हाँक लगाई, अपनी बहन से करवा लो, नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी। दूसरी जानिब तवक्को के मुताबिक झला बुना जवाब आया था, जबकि मोबाइल में मसरूफ जुबैर के कानों तक इसकी आवाज की रसाई पर एक शानदार कहका फिजा में बुलंद हुआ था। आयशा मंजिल अजमीर साहब और जमीर साहब के वालिदैन की मोहब्बत मेहनत और मोहब्बत से तामीर की गई इनकी खूबसूरत निशानी थी, जिसमें बेग हाउस के तमाम मकीन रिहाइश पजीर थे। आयशा बेगम और इकबाल बेग के सिर्फ दो ही बेटे थे, बड़े अजमीर बेग, दूसरे जमीर बेग। अजमीर बेग अपनी बेगम नादिया के हमरा अपने 3 बच्चों, बड़ा तलाल, दूसरा जुबैर और सबसे छोटी रुमैला के हमरा आयशा मंजिल के दूसरे फ्लोर पर, जबकि जमीर बेग अपनी बेगम सादिया के हमरा बड़ी बेटी ऐना और छोटे बेटे फाइद के साथ आयशा मंजिल के पहले फ्लोर पर अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। किचन सबका एक ही था, दोनों भाइयों के घरानों में शुरू से बेहद मोहब्बत थी, जो इनके बच्चों में भी इसी तरह बरकरार थी। तलाल और जुबैर मास्टर्स के बाद बाप और चचा के साथ घर का बिजनेस संभाल रहे थे, जबकि ऐना की हाल ही में ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई थी और आजकल वो फारिग थी। फाइक और रुमेला दोनों ही अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे, जबकि तलाल के अलावा बेग हाउस के चारों बच्चे आपस में ही मंसूब थे। तलाल ने अपनी यूं फेलो कहकशा अलवी से पसंद की शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी, जो तमाम बड़े बिना किसी तको के मान गए थे, जबकि कहकशा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। गुरूब आफताब से कई देर पहले से आसमान पर पहली शफक की लाली ने माहौल पर एक खूबसूरत सा समा बांध रखा था। ढलती शाम में आसमान पर उड़ते परिंदों के टोले भी गौल की शक्ल में अपने अपने घोंसलों की जानिब परवाज भर चुके थे। ऐसे में आयशा मंजिल का बड़ा सलान इस वक्त दावत वलीमा के लिए रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। फैंटेसी और एलईडी लाइट्स की रोशनी में जगमग करता स्टेज और हर मंजर ही दिलफरेब था। ये मंजर है आयशा मंजिल के दूसरे फ्लोर पर वाक़ तलाल बेग के कमरे का, जहाँ ड्रेसिंग टेबल के आईने के ऐन सामने आरामदेह चेयर पर दुल्हन कहकशा बैठी हाथों में कांच की चूड़ियां पहन रही थी, जबकि अपने मखसूस लिबास में मलबूस ब्यूटिशियन इसकी पुश्त पर बिखरे बालों में स्प्रे करने में मसरूफ थी। ऐना दलाल आ गए। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। ब्यूटिशियन तकरीबन इसे तैयार कर ही चुकी थी, जब शीशे में नजर आते ऐना के अक्स को देखकर पूछा, नहीं भाभी, अभी नहीं आए हैं वो लोग, मैंने ताईजान को कॉल की थी, आपका सेट उठा लिया है, बस रास्ते में होंगे। आप फिक्र न करें, आते ही होंगे। वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर अब घर के चंद काम निपटा रही थी, कहकशा के इस्तफसार करने पर करीब आई थी। माशाल्लाह भाभी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। वो कहकशा का सजा सवरा रूप देखकर रक्स से बोली, थैंक यू। वो हल्का सा मुस्कुराई। मैम, ये दुपट्टा, ब्यूटिशियन ने इसे देखकर कहा, अभी आपकी ज्वेलरी रहती है तो ये कैसे सेट करूं? इसे भी जाने की जल्दी थी। कोई मसला नहीं है, आपकी दुपट्टा थोड़ी देर में हार पहनाने के बाद सेट कर दीजिएगा। इसने मुकम्मल तैयारी पर एक नजर डालकर कहा, तो वो शोर मैम कहती खामोश हो गई थी। लाइट बेरिश रंग के नग मोतियों से मजीन घेरदार मैक्सी जेबतन किए हैवी मेकअप लुक में इसके खूबसूरत से नकूश को उभार कर इसके कुदरती हुस्न ने चार चांद लगा दिए थे। लाइट आई मेकअप पर घनी पलकों पर मस्कारा लगाकर मजीद बड़ा किया गया था। बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाए वो इस वक्त मुकम्मल तैयार थी। ड्रेस की मैचिंग की चूड़ियां कलाइयों में भर भर कर पहन रखी थी।
चूड़ीदार पजामे के साथ मेहंदी से रचे हाथों, सिल्वर रंग की हाई हील्स पहने, मुकम्मल हुस्न के साथ तैयार बैठी थी। शुक्र था कि सिल्वर डायमंड के सेट में डोरी वाला कोई सीन नहीं था। नेकलेस में सिल्वर चेन थी, जो आराम से लॉक खोलने के गले में पहनाई जा सकती थी। भाभी मुबारक हो, भाई आ गए। मुझे कमरे की बैक साइड पर खुलने वाली खिड़की की जानिब खड़ी दूर से ही लॉन की सजावट पर निगाह घुमा रही थी कि तलाल की गाड़ी के लिए सदर दरवाजा खुलता देख शरारत से बोली, शुक्र है, वरना मुझे तो लग रहा था ये कल तक आएंगे। वो आंखें घुमाकर शोखे से हंसी। हाँ हाँ हाँ, वाकई, पर आप फिक्र न करें, आप इसी सेट के साथ मुकम्मल वलीमे की दुल्हन बनेंगी। ऐना चंद लम्हों के लिए रुख पे कर शरारत से बोली, अरे ये कौन लोग हैं जो अंदर घुसे चले आ रहे हैं। इसने अभी गर्दन घुमाई ही थी कि दो बाइक सवार नकाबपोशों को गाड़ी की हमराही में पोर्च में आता देख वह छम्मे से बोली, कौन? मैक्सी का घेर पकड़े तफ्तीश से कहकशा के साथ कमरे में अभी दाखिल होती रुमेला भी भाग कर ऐना के करीब आई। या अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? इनके पास तो गन्स भी हैं। नकाबपोशों को तलाल और नादिया बेगम को गन पॉइंट पर धमकाता देख खौफ से फटती फटती आंखों से दिन दहाड़े होती ये छोरी चोरी देख वो तीनों खौफ से चीख पड़ी। बब्बा, जुबैर भाई को भेजो जल्दी। नीचे पोस्ट में मौजूद तमाम लोगों से गन पॉइंट पर चीजें छीनता देख रुमेला होश में आती जोर से चीखी थी, जबकि वो दोनों तीनों यूं ही हवास पाख्ता सी खड़ी थी। हाँ, मैं जाती हूँ। वो घबरा कर भागी, जबकि वो तीनों की तीनों घबराहट और हवास-बाख्तगी के आलम में यूं ही साकत सी खड़ी थीं। सरेशाम नीचे होती वारदात देख रही थीं। तीनों में से किसी ने भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था, जिससे वो अपने घर वालों की मदद कर सकती। वो अगर हवास बाहर लगती, तो 15 पर कॉल करके मुतल्लिका थाने को भी रिपोर्ट कर सकती थी, या फिर वो चोरों की ही वीडियो बना लेती। ज़्यादा नहीं तो घर में मौजूद लाइसेंस गन का इस्तेमाल कर लेती। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया था और साथ ही रुमेला के ज़रिए ज़ुबैर को भी इस आग में झोंक दिया था। ये भाई सब कुछ ले लो, मगर अल्लाह का वास्ता मेरे बच्चे के सर से ये गन नीचे कर लो। वो हवास पागता सी सारे ज़ेवर, कैश, हाथ में पकड़े मोबाइल फ़ोन सब इनके हवाले कर चुकी थी। इनमें से एक तलाल के माथे पर गन रखे खड़ा था, जबकि नीचे मौजूद सब लोग अपनी जगह पर ठहर गए थे। जल्दी, जल्दी सब इसमें डालो। ए बाबा, होशियारी नहीं, वरना इसका भेजा भी उड़ा डालेंगे। माली बाबा को अपनी जगह से हिलता देख वो नकाबपोश गुस्से से चीखा, नहीं नहीं भाई, मेरे बच्चे को कुछ नहीं करना, हम कुछ नहीं कर रहे। जो लेना है ले लो, पर इसे छोड़ दो। शिद्दत से आंसू बहाती वो मिन्नतों पर उतर आई थी। मामा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। वो इस माहौल में भी इन्हें दिलासा देने लगा, जबकि इसकी जान पर बनी हुई थी। ओ हीरो, ज्यादा शान पति दिखाने की जरूरत नहीं। सीधे से बता और क्या क्या है तेरे पास। इनमें से एक भारी आवाज में बुलाया, और कुछ नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो। इन्होंने मुदाखलत की थी। ओ बुढ़िया, अगर अपने बेटे की जान की अमान चाहती है तो खामोशी से एक तरफ को खड़ी रह। इनमें से एक नादिया बेगम को पीछे धकेल कर घुराया। खिड़की में खड़ी लड़कियों की चीख बेसाख्ता थी। इनकी नजर अचानक ऊपर की जानिब उठी थी। हवास बाख्तगी के आलम में इन्होंने बिना सोचे समझे फाइल खोल दिया। वो तीनों चीखती हुई पीछे हुई थी। शुक्र था कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ मेरे भाई को। सदा का जज्बाती जुबैर भागता हुआ पोछ में आता सामने का मंजर देख जोर से चीखा था, जबकि इस अचानक आमद पर वो शूटर घबरा कर वापस बाइक पर बैठने लगे थे। जुबैर के हाथ में लोहे की रॉड देख अपनी सलामती के बाइस बौखलाहट में पास खड़े तलाल के पेट में दो गोलियां मारकर तेजी से वहां से फरार हो गए थे। तलाल ऊपर वापस खिड़की की जानिब आती कहकशां नीचे का हौलनाक मंजर देख खौफ से चीख उठी थी। तलाल मेरे बच्चे, वो कपकपा कर जमीन पर ढेर होते अपने बेटे की जानिब आई। भाई भाई, क्या हुआ आपको? रॉड एक की जानिब फेंक कर वो इसकी जानिब भागा था, जो खून से रंगे हाथ पेट पर रख ले तकलीफ से दोहरा होता जमीन पर गिरता चला गया था। इस अरसे में वो बेहिस लोग पीछे रह जाने वाली जिंदगियों से बेनियाज वहां से भाग चुके थे। फिलहाल इनके पीछे कोई भी नहीं जा सका था। घर के तमाम अफराद बाहर होने वाली इस वारदात के बाबत सुन दौड़ कर बाहर आए थे, जहां जुबैर इसे हाथों में लिए बैठा शिद्दत से इसे पुकार रहा था। दलाल, क्या हुआ आपको? भारी भरकम मैक्सी को हाथों में थामे वो हर चीज से बेनियाज भागती दौड़ती हुई नीचे आई थी। दलाल, जुबैर, जुबैर, अस्पताल चलो जल्दी। नादिया बेगम दलाल की उखड़ती सांस देख चीख उठी। दलाल प्लीज आंखें खोले। आंटी आंटी देखें ना क्या हो गया है दलाल को।
یہ کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ طلال کی بند آنکھوں کو دیکھ وہ عجیب دیوانگی کے عالم میں بے یقین سی بولی، زبیر بغیر کسی تاخیر کے جلدی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ طلال کی سانسیں بہت رک رک کر آ رہی تھی۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ وہ جانے کے لیے بازد ہوئی تھی۔ نہیں، پلیز آپ سب یہیں رکیں۔ زبیر فائٹ کو لیے جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا کار جن سے بھگا لے گیا تھا۔ کیا ہوا؟ طلال کہاں ہے؟ یہ خون کیسا ہے؟ ازمیر صاحب جو اپنے کمرے میں موجود شاور لینے میں مگن تھے، گھر میں شدت سے بڑھتی چیخو پکار پر باہر دوڑ کر آئے۔ میرے طلال کو گولی لگ گئی۔ ازمیر صاحب مجھے لے چلیں، اس کے پاس لے چلیں مجھے۔ وہ گھٹنوں کے بل سے کھڑی ہوتی روتی ہوئی التجائیہ بولی تھی۔ کیا؟ مگر کیسے؟ وہ سارے ہی اپنی جگہ حیرت کی زیادتی سے ساکت کھڑے تھے۔ زبیر کی گاڑی کے پیچھے ہی عائشہ منزل سے دو مزید گاڑیاں گئی تھیں، جبکہ دلہن بنی کہکشاں گھر کے پوچھ میں گھٹنوں کے بل گرتی شدت سے روتی ہوئی کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ فرش پر پھیلا طلال کا خون دیکھ اس کی سانسیں تک اٹک رہی تھی۔ بھابھی، بھابھی سنبھالیں خود کو، طلال کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سب گئے ہیں نا اسپتال، اللہ سے اچھے کی امید رکھیں۔ ان کا خالہ زاد عاشق کہکشاں کو یوں روتا بکھرتا دیکھ دلاسا دینے لگا تھا، جو مسلسل اسپتال جانے کی ضد کر رہی تھی۔ اینا بیٹے، اندر لے کر جائیں انہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی میں آئے گھر کے تمام افراد باہر آ گئے تھے اور اب وہاں موجود سارے لوگ صرف روتی چیختی ہوئی کہکشاں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ایک دم ہاتھوں میں ہی چھول گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، ہی از نو مور۔ ہم نے بہت کوشش کی، مگر جیسے اوپر والے کی مرضی۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن اسپتال کے کوریڈور میں موجود تمام ہی لوگوں کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ منجمد ہو رہ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ زبیر کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ ازمیر، یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ میرا طلال کیسے جا سکتا ہے ہمیں چھوڑ کر؟ وہ کیسے جا سکتا ہے؟ آج اس کا ولیمہ ہے۔ زبیر تم بتاؤ نا اس ڈاکٹر کو کہ آج میرے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ وہ غم کی کیفیت میں بے یقینی سے بڑبڑائی تھی، جبکہ عائشہ منزل کے اسپتال میں موجود تمام ہی مکین آنکھوں میں اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ حقیقت اتنی ہولناک تھی کہ کسی کو بھی اپنی سماعتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا نہیں جا سکتا، نہیں، نہیں، جھوٹ ہے نا یہ؟ زبیر تم بتاؤ۔ اور اپنے چھوٹے بیٹے کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر کپ کپاتے لہجے میں یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ ماما چلا گیا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اپنے الفاظ مکمل کر وہ خود شدت سے پپک اٹھا تھا۔ نہیں، ایسے کیسے چلا گیا؟ اس کی بیوی دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ولیمہ ہے نا اس کا آج، میں کیا جواب دوں گی کہکشاں کو؟ وہ بے یقینی سے روتی مسکراتی سی کیفیت میں خود ساختہ بڑبڑا رہی تھی۔ ان کی ذہنی حالت درست نہیں تھی، جبکہ وہاں سے گزرتے لوگ افسوس بھری نگاہوں سے اس ماں کو دیکھ رہے تھے جو گھنٹہ بھر پہلے اپنے خون سے لت پت بیٹے کے ہمراہ ایک امید سے یہاں آئی تھی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی لمحوں بعد اسٹریچر پر اس کی ڈیڈ باڈی باہر آ گئی تھی۔ اپنے جوان بیٹے کو ایسی مردہ حالت میں دیکھ نادیہ کی چیخیں گونج اٹھی تھی، جو روتی بے قابو سی ہوتی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ جو بیٹا کچھ دیر پہلے جولر کے یہاں سے واپسی پر اتنا چہک رہا تھا، اب وہ بالکل خاموش پڑا تھا، کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ سفید چادر میں لپٹا اس کا وجود دیکھ آنکھیں پترا سی گئی تھیں۔ وہاں موجود کسی بھی شخص کو اپنی بینائی اور سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ ہتھوڑے کی مانند دماغ پر برس رہے تھے، مگر یہی حقیقت تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ غم سے نڈھال اپنے آنسو ضبط کر رہے تھے، مگر غم ہی اتنا گہرا تھا کہ دل کی تکلیف بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کہکشاں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتے ہی پھر سے بے قابو ہونے لگی تھی۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی، مگر کوئی بھی اسے طلال کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ عائشہ منزل میں تین گاڑیوں کی ہمراہی میں ایک ایمبولینس بھی داخل ہوئی تھی۔ سب کی بے یقین نگاہیں ان مایوس چہروں پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ گھر ولیمے کی دعوت میں آئے مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ سب بے یقین نظریں دروازے سے داخل ہوتی ایمبولینس پر ٹکی ہوئی تھی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ انگارہ ہوتی نظروں سے زبیر بہت ہمت
जमा कर गाड़ी से बाहर आया था। एक-एक करके घर के सभी अफ़राद वहाँ जमा होने लगे थे। नादिया बेगम साकत सी निगाहों से अज़मीर साहब के सहारे गाड़ी से बाहर आई थी। चंद ही लम्हों में स्ट्रेचर पर मुँह तक चादर पड़े एक बेजान वजूद को एम्बुलेंस से बाहर लाया गया था। वलीमे के जोड़े में मलबूस मैक्सी के घेर को दोनों हाथों से थामे वो सजी-सवरी सी बाहर आई थी, मगर सफ़ेद चादर में लिपटे वजूद को देख हैरत व बेयकीनी से अपनी जगह पर ही ठहर गई। घर में ऊँची-ऊँची सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। वहाँ मौजूद हर शख्स इस जवान साल मौत पर अश्क बहा रहा था, जबकि वो गम से निढाल दरवाजे की दहलीज की सीढ़ियों पर ढह जाने वाले अंदाज में बैठ गई थी। अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। दिल कह रहा था ये कोई ख्वाब है जो भी आँख खुलेगी और टूट जाएगा। भाभी, भाई, ऐना ने इसके करीब आकर कुछ कहना चाहा, मगर वो कुछ सुन ही कब रही थी। इसकी पत्थर की निगाहें इस वजूद पर टिक गई थी। शाम के गहरे होते साए में तेज हवा के झोंकों से एक झटके से चादर चेहरे पर से उड़कर एक तरफ को हुई थी। कहकशा की निगाहें इस जानिब उठी और फिर पलटना भूल गई थी। वो सफ़ेद बर्फ सा चेहरा और कोई नहीं बल्कि तलाल बेग का ही था, जो दोपहर में मुस्कुराता हुआ इसे अलविदा कहकर गया था वापस आने की उम्मीद के साथ। मगर रुमेला, ये कौन है? कौन है? इसने हकलाते हुए अनजान निगाहों से देख सवाल किया, जबकि वहाँ मौजूद हर शख्स किसी किस्मत पर मातमकिना था। भाभी संभाले खुद को, तलाल हमें छोड़कर चला गया। जुबैर इसकी हालत देख खुद पर जब्त कर कदम उठाकर नजदीक आया। चलें भाई को अंदर लेकर चलें। अजमीर साहब और नादिया ये वलीमे के लिए लगाई गई कुर्सियों में से एक कुर्सी खींच कर बैठे बेयकीनी से अपने बेटे की लाश देख रहे थे। गुज़िश्ता चंद दिनों में इन्होंने इसे इतना खुश देखा था और अब वो यूं अचानक खामोश हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता सब अंदर की जानिब बढ़ने लगे थे, जबकि वो खामोशी वहीं दहलीज पर टिकी हुई थी। किसी की नज़र में अफ़सोस था, किसी की हिकारत, कोई इसकी किस्मत की सितमज़रफ़ी पर अश्क बहा रहा था, मगर इन सब चीज़ों में फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इसकी दुनिया तो जैसे थम गई थी। नहीं मेरा बेटा, नहीं मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? इसकी दुल्हन, अभी तो इसकी शादी हुई है। अल्लाह का वास्ता मेरे बेटे को नहीं लेकर जाएँ। आयशा मंजिल के बड़े से हाल में तलाल के सराहने बैठी नादिया बेगम की चीखें उरूज पर थीं। रात से सुबह हो गई थी और अब इसके रुखसत का वक़्त हुआ चला था। मगर जिस घर में कल तक शहनाइयाँ बज रही थीं, वहाँ सिफ़े मातम बिछा देकर आग अश्कबार और गम से निढाल थी। रात से हूम-ना-हूम साकत सी हालत में वो अपने वलीमे के जोड़े में यूँ ही सजी-सवरी दुल्हन बनी बैठी, कतराई हुई निगाहों से तलाल का खामोश बड़ा वजूद देख रही थी, जो इससे कह कर गया था कि वो सिर्फ़ इसकी ज्वेलरी लेने जा रहा है। वो इसका इंतज़ार करे और तैयार लाज़मी हो जाए। वह तैयार भी हो गई थी, दुल्हन बनी बैठी थी। वो वापस तो आया था, मगर मुर्दा हालत में। इसका इंतज़ार इंतज़ार ही रह गया था। वहाँ मौजूद हर शख्स इसे रुलाना चाह रहा था, मगर इसकी आँखों का तो जैसे पानी ही खुश्क हो गया था। ना रो रही थी, ना कुछ बोल रही थी, बस खामोशी से तलाल के करीब बैठी, इसे ही तके जा रही थी। खतराई नज़रें सिर्फ़ तलाल पर ही टिकी हुई थी। मामा, आप भाभी को ले जाएँ, भाई को ले जाने का वक़्त हो रहा है। ज़ुबैर एक बार फिर जब से करीब आकर गोया हुआ, जबकि वहाँ चीखें मज़ीद तेज़ हो गई थीं। नहीं ज़ुबैर, नहीं मेरा तलाल। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। कहकशा तलाल जा रहा है, मेरा तलाल जा रहा है देखो। वो खामोशी से बैठी कहकशा के पास आती, इसे झंझोर चुकी थी। अरे कोई इसका सर ही ढक दो, कल से ये रंगीन सूट में पहनकर बैठी हुई है। जनाज़ा जाने को रखा है और इसका लिबास अभी तक तब्दील नहीं हुआ। ऐसी कई आवाज़ें इसके कानों में पड़ चुकी थीं। मगर वो ना वो खामोश थी। तलाल को लेकर जा रहे हैं। है ना बेटा, इसके हाथों की चूड़ियाँ तो तोड़ दो। पीछे से एक और आवाज़ उभरी थी, जो बेग खानदान के गम में इज़ाफ़ा कर रही थी। कलमा शहादत पर घर के चारों मर्द ने इसका जनाज़ा उठाया और वहाँ कोहराम मच गया। आयशा मंजिल की सभी ख़वातीन रोती, चीखती, बैन कर रही थीं, मगर बेग साहब का बड़ा बेटा अपनी आरामगाह के सफ़र की जानिब निकल पड़ा था। अजमीर साहब गम से निढाल बहुत मुश्किल से बेटे को कंधा देने के लिए कदम उठा सके थे। ज़ुबैर, ऐना, रुमैला, फ़ाइक गो के हर शख्स अक्शबार गम से चूर निढाल सा कदम उठा रहा था। घर के दरवाजे तक ज़बरदस्ती साथ आती ख़वातीन को वहाँ मौजूद औरतों ने पकड़ा था, जो बेकाबू हुई जा रही थीं, जबकि इस तमाम अरसे में वो सारे उजड़े हुलिये में दुल्हन बनी बैठी इस ज़ुरू को तो भूल ही गए थे, जो इसी जगह पत्थर की हुई बैठी थी। अरे! ये अब नई दुल्हन नहीं, दलाल की बेवा है। सर पर दुपट्टा डालो इस बख़्त के। वहाँ मौजूद बुज़ुर्ग ख़वातीन, अज़मीर साहब की खाला जान जो ज़ब्त से बैठी थीं, आख़िर बोली उठीं, "ओ लड़की, सफ़ेद लिबास लाकर दो इस करम जली को।"
लेकर जाओ इसके घर के अंदर और ये हार सिंगार उतारो इसका। गज़ब खुदा का, हमारे बच्चे का जनाज़ा भी चला गया और ये बीवी अभी तक दुल्हन बनी बैठी है। इन्होंने मुँह पर हाथ रख कर नफ़रत भरे लहज़े में कहा, जी, जी दादी। ऐना इसकी हालत के पेश नज़र घबरा कर खड़ी हुई, जबकि नादिया तो गम से निताल कुछ बोल ही नहीं पा रही। कहकशा के घर वाले अपनी बेटी की हालत और किस्मत पर जितने आंसू बहाते वो कम थे, मगर वक्त की नज़ाकत थी कि तमाम लोग खामोश थे। भाभी उठे, यहाँ से अंदर चलें, कपा कर रुंधे हुए लहजे में कहती, वो खुद रो रही थी। अरे रुको लड़की, ये बदबख्त तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही। मैं पहले जरा इसके हाथों की चूड़ियां तो तोड़ दूं। वो आहिस्ता से कदम उठाती करीब आई और कहकशा का हाथ एक झटके से ऊपर उठाकर कलाइयों में पहनी चूड़ियां चटाख की आवाज के साथ तर तर टूट गई थी। ये मंजर इस कदर हौलनाक था कि वहां मौजूद सभी खवातीन ने आंखें फेर कर रुख मोड़ लिया। इस तरह की जाहिलाना हरकत करती हुई वो खातून कहीं से भी एक पढ़ी लिखी बाशऊर दीनदार नहीं लग रही थी। इन्होंने यही नहीं बस की थी, बल्कि होठों पर लगी लिपस्टिक, आंखों पर लगा शेड, सभी बेदर्दी से रगड़ कर मुंह पर पहला डाला था। इतने में कोई सफेद दुपट्टा उठा कर ले आया था, जिसे इन्होंने एक झटके से इसके सर पर डाला था। अब लेकर जाओ इसको और अच्छे से समझा दो कि इद्दत में है, किसी गैर महरम के सामने नहीं आनी चाहिए। इन्होंने नागवारी से इसे पीछे धकेला था, जबकि वो बिल्कुल खामोश थी। वहां मौजूद हर शख्स इस ज्यादती पर खामोश था। भाभी चले प्लीज यहाँ से। और कितना तमाशा बनवाएंगी अपना। ये सब रुमैला की बर्दाश्त से बाहर हुआ था। उठ जाए प्लीज। तलाल भाई की रूह को तकलीफ होगी। वो रंज की कैफियत में रो पड़ी थी। कहकशा बेटा उठो, जाओ अपने कमरे में जाओ। शहनाज बेगम ने जरा सख्त लहजे में कहा। मामा, तलाल मेरी जूलरी लेने गए थे, अभी तक मैं आए ही नहीं। वो मासूम सी नजर इसकी जानिब उठाकर दुख से बोली, अब नहीं आएगा वो, कभी नहीं आएगा। और यही हकीकत है। तुम्हें इसी हकीकत के साथ जीना है। इन्होंने उसे झिंझोर डाला था, जो सदमे की कैफियत में इर्द-गिर्द होती कार्रवाई से बेखबर थी। इसकी बेयकीनी से पतराई निगाहों ने इत्तेकास तोड़कर नज़रों का ज़ाविया इनकी जानिब किया था। मामा, हल्की सी फंसी-फंसी सी आवाज़ सी रुंधी हुई आवाज़ बरामद हुई थी। नहीं आएगा अब वो मेरी बच्ची, नहीं आएगा। वो इसे गले लगाती रो पड़ी थी। इसकी खुश्क आँखों से कब आँसू लढ़क कर गालों पर बहने लगे, इसे खबर ही नहीं हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मामा। वो एकदम झटके से दूर होती उठ खड़ी हुई थी। वो तीनों भी बौखला कर खड़ी हुई थी। तलाल बाहिर तलाल बाहिर थे, आंटी के साथ। मैंने खुद अपने कमरे की खिड़की से देखा था। वो इन्हें यकीन दिलाती बाहर की जानिब कदम उठाने लगी थी। कहाँ जा रही हो लड़की? यहीं बैठी रहो। तुम अभी इस घर की दहलीज नहीं पर लांघ सकती। बेवा हो तुम। इनकी खराक आवाज पर इसके कदम नहीं ठहरे थे। शहनाज बेगम ने जल्दी से आगे बढ़कर जबरदस्ती से पकड़ा था, जो इनसे अपनी कलाई आजाद करवाने के लिए मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी। कहकशा, होश में आओ। कहीं नहीं है वो, जा चुका है यहाँ से। अब कभी वापस नहीं आएगा। समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? अपने हाथों में मचलती हुई बेटी को सख्ती से पकड़कर गोया हुई, जो मुसलसल मज़ाहमत कर रही थी। नहीं मामा, वो नहीं जा सकता। इससे कहा था, वो मेरा सेट लेकर आ रहा है। वो अब ऊंचा-ऊंचा चीखने लगी थी। कहकशा, संभालो खुद को। वो इसे संभालती अपना ज़ब्त खो रही थी। ऐना और रुमैला मुँह पर हाथ रख के सिसकियाँ रोक रही थी। नहीं, छोड़े मुझे। कहकशा बेटा, नहीं है वो। नहीं मामा, यही है। मैंने देखा था खिड़की से। चटाक। उन्होंने थक कर इसके मुंह पर तमाचा रसीद किया था, जो बेकाबू हो रही थी। तलाल मर चुका है। मर चुका है वो। अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। यही हकीकत है। अब इस हकीकत के साथ ही जीना है तुम्हें। तुम्हारा शौहर मर चुका है। वो सख्त दिल से इसे झंझोड़ कर चीख कर बोली थी, जो अचानक मज़ाहमत छोड़कर खाली-खाली निगाहों से इन्हें तकने लगी थी। खुद को छुड़वाने में सफ़ेद दुपट्टा फर्श पर कहीं गिर गया था। पीच रंग की घेरदार मैक्सी में पहले मेकअप के साथ उजाड़ हालत में वो 2 दिन की दुल्हन बेवा हो गई थी। ऊंचे जूड़े में से बाल निकलकर मुंह पर फैल गए थे। खुश्क बंजर बनी आंखों में देखते ही देखते सैलाब सा उमड़ आया था। मैं इंतजार कर रही थी इसका मामा। मैं इंतजार कर रही थी। वो नहीं आया। झूठ कहा था।
मैं बात नहीं करूँगी जब तलाल आएँगे तो। हाँ, मैं नाराज़ हूँ। कुछ ही देर में कँपकँपाते लफ्ज़ों से बोलती कहकशा की चीखें आयशा मंज़िल के दरो-दीवार में गूँज उठी थीं, जो रो-रो कर गम से निढाल होती बेहोशी की हालत में चली गई थी। वहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन जब से खड़ी, रोती-बिगड़ती कहकशा की हालत पर अफ़सोस कर रही थीं। अज़मीर साहब, पुलिस अपनी जानिब से मुकम्मल तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में इन डाकुओं का चेहरा वाज़ेह नहीं है। मगर आप बेफ़िक्र रहें, हम आपके बेटे के कातिलों को जल्द ही कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। पुलिस की वर्दी में मौजूद ऑफ़िसर्स बैग हाउस के मेहमान खाने में मौजूद अज़मीर साहब को यकीन दिला रहे थे। इंस्पेक्टर साहब कुछ भी करें, हमें जल्द से जल्द वो दरिंदे जेल की सलाखों के पीछे चाहिए। ज़ुबैर गुस्से से जबड़े भींच कर बोला। आप बेफ़िक्र रहें ज़ुबैर साहब, हम जल्द ही मुजरिम को फांसी के तख्ते पर लटकाएँगे। वो मुतमईन करने वाले अंदाज़ में बोले, जबकि इस रोज़ के बाद से बेग हाउस के तमाम मकीनों का खून खौल रहा था, जिनकी वजह से इनका जवान बेटा इनसे बिछड़ गया था। दलाल को इस दुनिया से रुखसत हुए 10 दिन होने को आए थे, मगर बेग हाउस में तो जैसे ज़िंदगी की रमक ही ख़त्म हो गई थी। जिस घर में कभी खुशियाँ रक़्स करती थीं, अब वहीं कोई न कोई किसी कोने में खड़ा अपने आँसू छुपाने में कोशा था। अज़मीर साहब और नादिया बेगम को जवान बेटे के गम ने बिस्तर से लगा दिया था। वो घर में चलती सरगर्मियों से बिल्कुल बेखबर थे। अज़मीर साहब की बिगड़ती हालत पर, ज़मीर साहब के बेहद इसरार पर ज़ुबैर ने दोबारा ऑफ़िस जॉइन कर लिया था, जो कि तलाल के बाद से ख़ामोश-ख़ामोश रहने लगा था। न चाहते हुए भी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने लगी थी, मगर कहकशा की ज़िंदगी का पहिया तो जैसे तलाल के गुज़र जाने के बाद जाम-सा हो गया था। इसकी ज़िंदगी तो वहीं ठहर गई थी, जहाँ तलाल इसे छोड़ कर गया था। शादी में बाहर से आए मेहमानों ने भी चंद दिन के बाद रुखसत की इजाज़त चाहिए थी। सभी अपने घर वालों को वापस चले गए थे। अब आयशा मंजिल में अज़मीर साहब और ज़मीर साहब अपने बच्चों के हमरा इस गम के साथ अकेले रह गए थे। अज़मीर साहब की खाला शाइस्ता जहाँ जवान पोते की मौत के बायस बुज़ुर्ग होने के नाते कुछ दिन के लिए रुक गई थी, जिन्होंने इद्दत में बैठी कहकशा की ज़िंदगी अचीरन कर डाली थी। कहकशा मुकम्मल सफ़ेद लिबास में तलाल के कमरे में मौजूद आईने के ऐन सामने खड़ी अपना चेहरा तक रही थी। चेहरे पर बेरौनकी सी छाई हुई थी। आँखों के नीचे सियाह हल्के वाज़े थे। गुलाबी होठों पर पपड़ी सी जमी हुई थी। बालों में जाने कब आखिरी बार कंघा किया था। तलाल के बाद से तो इसने अपना ख़्याल रखना ही छोड़ दिया था। एक जानिब ज़िंदगी का गम था जो अब आखिरी सांस तक साथ रहना था, दूसरी जानिब लोगों की बातें, अफ़सोस के लिए आने वाले, कभी इसे मनहूस कहते तो कभी इसे मनहूस किस्मत वाली, जो अपने नसीब की नहुसत से इनका बेटा खा गई थी। जितने मुँह इतनी बातें थीं, मगर इसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अब तक ट्रॉमा की सी कैफ़ियत में अपने ही गम में डूबी थी। कदम उठाकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ाए, जहाँ तलाल के कपड़े यूँ ही लटके हुए थे। इसने किसी भी मुलाज़िम को इसकी एक चीज़ भी छूने नहीं दी थी, ना ही खुद इनकी जगह तब्दील की थी। आँखों में बेपनाह हसरत समाए वो खाली-खाली निगाहों से इन चीज़ों पर हाथ फेर रही थी। कितनी ही देर इसी हालत में खड़ी रही। फिर तलाल की तस्वीर पर हाथ में पकड़कर वहीं सहारे से बैठती हिचकियों से रोती चली गई। कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी और इस कमरे की वहशत में इसका दम घुटने लगता था, जहाँ हर चीज़ तलाल की याद से वाबस्ता थी। सुने कौन किस्सा दर्द दिल मेरा हमसार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था वो वफ़ाशार चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे चाँद की जो तह मज़ार चला गया। वो सुख़न शनास, वो दूरबीन, वो ग़ज़ाल नौ, वो महज़बीन, वो हसीं, वो बहरे उलमदीन, मेरा ताजदार चला गया। कहाँ अब सुख़न में वो गर्मियाँ कि मैं नहीं रहा कोई कदरदाँ, कहाँ वो अब शौक़ में मस्तियाँ कि पुरवक़ार चला गया। जिसे मैं सुनाता था दर्द दिल, वो जो पूछता था गमे दर्दाँ, वो गज़ल नवा चला गया, वो अता चला गया। बहें क्यों मसीरे न अश्क कम रहे क्यों न लब पर मेरे गफ़ान, मेरे बेकरार वो छोड़कर सरे राह गुज़र चला गया। इंतख़ाब ज़ुबैर कहाँ जा रहे हो? ऐना ज़ुबैर के कमरे में दाख़िल होती इसे अपनी पैकिंग में मसरूफ़ देख तफ़तीश भरे लहजे में बोली, दुबई। वो संजीदगी से बोला, मगर क्यों? अभी तो तलाल भाई के मुजरिम भी हिरासत में नहीं आए। वो इसके करीब आकर परेशानी से बोली, हमेशा के लिए नहीं जा रहा, आ जाऊँगा। दुबई में मीटिंग है मेरी। पहले तो भाई संभालते थे, मगर इस बार कंपनी की जानिब से मैं जा रहा हूँ।
वो सूटकेस एक जानिब रखता ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। अच्छा, चलो तुम तैयारी करो, मैं नीचे जा रही हूँ। वो दुःख से बोलती कमरे से बाहर आ गई थी। ऐना नीचे वाले पोर्शन में आई तो वहाँ एक अलग ही महफिल लगी हुई थी। एक जानिब इदरीस साहब और शहनाज बेगम परेशान से बैठे थे। दूसरी जानिब आयशा मंजिल के तमाम लोग भी चेहरे पर परेशानी सजाए बैठे थे। जबकि एक जानिब को बैठी दादी जान जाने क्यों मुझसे हो रही थी। वो मजीद कदम बढ़ाकर नजदीक आई। अम्मा जान, अब यहाँ कहकशा के रहने का क्या जवाब बनता है? तलाल तो इस दुनिया में रहा नहीं, इसे हमारे साथ भेज दें। कहकशा की वालदा दुख से बोली। हम कौन सा तुम्हारी बेटी को सारी जिंदगी अपने पास रखना चाहते हैं। इद्दत पूरी हो जाए तो ले जाना अपनी लड़की। वो जिद पर अड़ी हुई थी। फिलहाल मफाहत के तहत अजमीर साहब भी खामोश थे, क्योंकि वो भी यही चाहते थे, मगर इन्होंने कुछ कहना चाहा था। इदरीस साहब, आप बेफिक्र रहें। कहकशा हमारी बेटी जैसी है, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। इद्दत पूरी हो जाए तो आप अपने घर ले जाइएगा। अजमीर साहब की मुदाखलत पर चारों नचार वो खामोश हो गए, जबकि खाला भी बड़बड़ाती वहां से निकलती चली गई। पीछे वो सब अपने अपने दुख में घिरे खामोश थे। ऐना भी इन पर एक नजर डालती कहकशा के कमरे की जानिब पड़ी थी। नाजरीन, यहाँ हम आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें कि शहर में चंद रोज कबल होने वाली डकैती की वारदात में मुलविस तलाल बेग के कातिलों की शनाख्त के बाद पुलिस फौरी गिरफ्तारी के लिए शहर की कच्ची बस्तियों में मुजरिमों के घर पहुंच गई। चोरी डकैती के बहुत से जराइम में मुलविस कातिलों को फांसी पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई थी। मगर यहाँ आपको अफसोसनाक वाक़ये से बाखबर करते चलें कि पुलिस को गिरफ्तारी देने से पहले ही दोनों मुजरिमों में से एक मुजरिम ने फांसी के डर और खौफ के बायस खुद को गोली मार ली। मुजरिम मौके पर ही जाँ बहक। दूसरा मुजरिम पुलिस की हिरासत में है, जिसे बुध की सुबह तख्तेदार पर चढ़ाया जाएगा। तलाल की मौत के महीने बाद ये खबर सुन बेग हाउस के मकीनों के गम एक बार फिर ताज़ा हो गया था। मुजरिम अपने अंजाम तक तो पहुंच गया था, मगर जाने वाले के पीछे कितनी जिंदगियों में सोगवारी सी छा गई थी, ये गम सिर्फ बेग हाउस के मकीन ही जान सकते थे। एक जिंदगी के चले जाने से कितनी जिंदगियां उजड़ गई थी। अगर मारने वाले हाथों को इस बात का एहसास हो जाए तो इनका दिल कांप उठे। तौबा तौबा, ये क्या कर रही हो? दादी बेगम कहकशा के कमरे में दाखिल होती मुंह पर हाथ रखे नागवारी से बोली। क्या क्या हुआ? वो बौखला कर रह गई। शर्म नहीं आती तुम्हें, ऐसे रंगीन कपड़े पहनकर घूमते हुए? इन्होंने मुंह पर हाथ रखकर तनफ्फर से कहा, जबकि इसने बेसाख्ता अपने हल्के आसमानी रंग के सूट को देखा, जो वाइट जैसा ही लग रहा था। दादी, अंदर आ जाएं। कहकशा को इनके तंजिया लहजे की आदत सी हो गई थी। अरे परे हो बीवी, ना जाने कैसी मनहूस सब्ज कदम वाली आई थी हमारे घर में। मेरे बच्चे की जिंदगी निकल ली और अब ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहने घूम रही हो, जैसे अभी तक नई नवेली दुल्हन हो। वो इसे झड़क कर बड़बड़ाती हुई वहां से निकल गई, जबकि वो ताज्जुब से सर हिलाकर दरवाजा बंद कर गई। जहां दुनिया इतनी बदल गई थी, मगर कुछ लोगों की सोच बदलना वाकई नामुमकिन बात थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील होने लगे थे, और बिलाखिर वो दिन भी आ गया था जिस दिन कहकशा की इद्दत खत्म होनी थी। तलाल को इस दुनिया से गए 4 माह हो गए थे। जिंदगी अपनी रूटीन पर आती अपनी डगर पर रवा दवा थी। जिंदगी का पहिया किसी के आने जाने से नहीं रुकता, बल्कि ये तो एक साइकिल है जो अपनी रफ्तार से चलता ही रहता है। अगर से तलाल के इस दुनिया से जाने का गम बहुत बड़ा था, मगर वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। आयशा मंजिल के मकीनों को देर से ही सही मगर सब्र आ गया था। घर में छाई बेरौनकी के बायस सभी बड़ों की बाहमी रजामंदी के तहत समीर साहब की बड़ी बेटी ऐना का रिश्ता जुबैर से तय कर दिया गया था, जिनकी शादी की तारीख कहकशा की इद्दत के बाद रखने का इरादा था। आज कहकशा के माँ बाप इसे अपने साथ ले जाने आए थे। जब तलाल ही इस दुनिया में नहीं रहा था जिसकी तवासत से वो इस घर में ब्याह कर आई थी, तो अब यहाँ रहने की मजीद कोई और वजह बाकी नहीं रही थी। वो तो पहले ही इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर बेग हाउस के मकीनों ने साफ इनकार कर दिया था। वो इनके लाडले बेटे की बेवा थी, जिसे वो अपने साथ ही रखना चाहते थे, मगर कहकशा के माँ बाप इसे सारी जिंदगी के लिए इस गम में नहीं रहने देना चाहते थे। ये क्या बात की आपने? अभी हमारे बेटे को दुनिया से रुखसत हुए दिन ही कितने हुए हैं, जो आपको अपनी बेटी की फिर से शादी करने की जल्दी पड़ गई? वो आंखों पर नजर का ऐनक दुरुस्त करती नागवारी से गोया हुई।
आपकी बात दुरुस्त है अम्मा जान, मगर आप कहकशा की हालत भी तो देखें। हमारी बच्ची इस गम में ढलती चली जा रही है। हम इसे यूं ही पल पर तड़पने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। इदरीस साहब ने तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया था। तो कौन सी किताब में लिखा है कि बेवा की शादी लाजमी है? हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। लो बताओ जरा, अभी एक शादी को जुम्मा जुम्मा 8 दिन ही तो गुजरे हैं, इन्हें दूसरी शादी करवानी है। वह नागवारी से भमी चढ़ा कर बोली, अम्मा जान, हमारा मजहब हमें इस चीज की इजाजत देता है। वो रसानियत से गोया हुए, जबकि ऐसी बातें होती देख नादिया बेगम ने दुख से आंखें मींची थी। कहकशा की दिन ब दिन गिरती हालत इनकी नजर के सामने थी, मगर ऐसा फैसला करना इनके बस से बाहर था। इदरीस साहब, आप बेफिक्र रहे। कहकशा सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी बेटी है। हम खुद इसे इस घर से रुखसत करेंगे। आपकी नज़र में कहकशा बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। इन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते इन दोनों को दिली सुकून बख्शा था। नादिया को अगर अजमीर साहब के फैसले से इनकार नहीं था, मगर वो फिलहाल इतनी जल्दी इन तमाम बातों के लिए कतई राजी नहीं थी। वो एक झटके से उठती ड्राइंग रूम से निकलती चली गई थी, जबकि पीछे बैठे तमाम लोगों ने बेयकीनी से इनकी पुश्त तकते रह गए थे। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे जब जुबैर सीटी की धुन पर गुनगुनाता हुआ आयशा मंजिल में दाखिल हुआ। हर तरफ रात का सन्नाटा छाया हुआ था। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। जुबैर, जो ब्लैक पैंट पर सुरमई शर्ट के साथ लेदर की जैकेट पहने जोगर्स में मुकीद पैरों को बिना चाप किए तेजी से रखता अपने कमरे की जानिब जा रहा था, जब इसे किचन में किसी की मौजूदगी का गुमान सा गुजरा। वो जरा चौंक कर रुख मोड़ता किचन की जानिब आया। वो किचन में दाखिल हुआ, जहां हल्के से रंग का कोई लॉन का सूट पहने दुपट्टा सर पर टिकाए सर झुकाए बैठी लड़की कोई और नहीं कहकशा ही थी, जिसे वो तलाल की डेथ के बाद आज देख रहा था। चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो चहक कर बोलता टेबल पर साथ रखी कुर्सी खींच कर बैठ गया। कहकशा ने झिझक कर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। भाभी, क्या कर रही हैं आप? कहाँ गायब हैं? वो मोबाइल एक जानिब रख कर एक कुर्सी निकाल कर बैठता मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जो खामोश बैठी थी। क्या हो गया आपको? मैं बोले जा रहा हूँ और आप हैं कि कुछ बोल ही नहीं रही। वो ज़रा नाराज़गी से बोला, नहीं नहीं ज़ुबैर, ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ? वो घबरा कर खुश इखलाक़ी से बोली। और कैसी हैं आप? इसने फिर अपना सवाल दोहराया, जबकि अब वो मुकम्मल चेहरा उठाती इसकी जानिब मुतवज्जा हो चुकी थी। ठीक हूँ, बारीक सी आवाज़ में जवाब दिया। लग तो नहीं रही। वो इसके होलिये का जायज़ा लेता जांचती निगाहों से गोया हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम बताओ, लाइफ में क्या चल रहा है? इसने मौजू तब्दील करना चाहा। लाइफ बिल्कुल फिट जा रही है, मगर मैं आपसे नाराज़ हूँ। इसने हैरानगी से इसकी जानिब देखा। मुझसे? मगर क्यों? वो मुतजब्बिस हुई। मेरी और ऐना की शादी की डेट फिक्स हो गई है और आपने अपने इकलौते देवर को मुबारकबाद भी नहीं दी। वो जैसे होश में आई थी। ओह हाँ, आई एम सो सॉरी। बहुत मुबारक हो तुम्हें। ऐना ने मुझे बताया था। वो फीकी सी मुस्कुराहट से बोली, थैंक यू प्यारी भाभी जान। लेकिन एक बात बताएं, आप कमरे से बाहर क्यों नहीं आती? अब तो आपकी इद्दत खत्म हुए भी हफ्ता होने को आया है। खाना हमारे साथ खाया करे ना। वो अब क्या कहती कि दादी जान की हिदायत थी कि वो अपना मनहूस साया लेकर इनके बच्चों के बीच में नहीं आकर बैठा करे। बस ऐसे ही मेरा दिल नहीं चाहता। वो ठंडी हुई कॉफी का लब लबों से लगाती आराम से बोली, क्यों नहीं दिल चाहता? बाहर आया करें, दिल लगाएंगी तो दिल लगेगा ना। वो इसकी कैफियत से वाकिफ था। हुँ, आइंदा कोशिश करूँगी। चलो मैं चलती हूँ, रात बहुत हो रही है। अब तुम भी अपने कमरे में जाओ। वो कुर्सी छोड़कर खड़ी होती बोली, ऐसे कैसे जाऊँ? बड़ी बेमुरव्वत हैं आप। बंदा कॉफ़ी की ही ऑफ़र कर देता है। इसने बेसाख्ता माथे पर हाथ मारा। सो सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तुम मुझे बता देते। खैर, मैं बना देती हूँ। वो जल्दी से स्टोव की जानिब बढ़ी। जी ज़रूर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो हल्की-फुल्की बातों के साथ मोबाइल यूज़ करता इसकी झिझक ख़त्म कर गया था, जो आज महीनों बाद कमरे से बाहर आई थी। ज़ुबैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐना, जो पानी लेने की गर्त से नीचे आई थी, इन दोनों को बातों में मशगूल देख चिटक कर बोली, ओह ऐना, यार आओ ना, हमें ज्वाइन करो। मैं और भाभी कॉफ़ी से लुत्फ़ उठा रहे हैं। वो मखसूस अंदाज में खुशगवार लहजे में बोला।
नहीं, आप लोग पिएँ कॉफ़ी, मैं तो बस पानी पीने आई थी। वो ज़रा तेज़ लहज़े में बोली। कहकशां ने चौंक कर इसे देखा था। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी यार। वो मुस्कुरा कर वापस से इसके साथ बातों में मगन हो गया था, जो अब गायब दिमागी से महज़ हूँ-हाँ में जवाब दे रही थी। जबकि वो एक अचट्टी सी निगाह इन दोनों पर डाल रात के गहरे होते साए देख वहाँ से निकलती चली गई थी। कहकशा बेटा, यहाँ कमरे में अकेली क्यों बैठी हो? आओ हमारे साथ बाहर आकर बैठो। आज अरसे बाद नादिया बेगम खुद चलकर इसके कमरे में आई थी। मामा, वहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आए ना प्लीज। वो चौंक कर खड़ी हुई थी। वो एक नरम मुस्कुराहट के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। तुम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। वो शर्मिंदा सी रह गई थी। बस मामा, मेरा दिल नहीं चाहता बाहर जाने को। वो फीकी मुस्कुराहट से बोली। मैं जानती हूँ, अम्मा जान ने तुम पर बहुत सी पाबंदियां आयद कर दी हैं, मगर तुम इनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। वो पुराने वक्तों की सोच रखती हैं। हमारी बड़ हमारी बड़ी हैं, बस इसलिए कोई इनके आगे कुछ नहीं बोलता। इसने फकत मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया था। चलो मेरे साथ बाहर आओ, जरा ताजी हवा में बैठो, दिमाग खुलेगा तुम्हारा। तुम तो बंद कमरे की ही होकर रह गई हो। इन्होंने इसकी ना नजरअंदाज कर जबरदस्ती बेड से उठाया। चलो आज रात का खाना मैं और तुम मिलकर बनाएंगे। वो खुद ही बेसाख्तगी में बोलकर खामोश हो गई थी। इनके दिल में एकदम नई दुल्हन का हाथ पहली बार खाने में लगवाने की रस्म जहन के पर्दों पर लहराई थी। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। चलो लॉन में चलकर चाय पीते हैं। इन्होंने अपनी बात का असर जाहिर करने के लिए मुस्कुराकर कहा, जबकि इसकी आंख से एक आंसू टूटकर गालों पर गिरा था। ज़ह-नसीब, आज तो बड़े-बड़े लोग हमारे साथ चाय पीने आए हैं। ज़ुबैर ने वहाँ आती कहकशा को देख शोखी से कहा था। आज इतवार का दिन था। घर के सभी मर्द घर में मौजूद थे। बेटा खड़ी क्यों हो? आओ बैठो ना। ज़मीर साहब ने इसे तजब्बस के आलम में खड़ा देख प्यार से कहा। वो भी ज़रा झिझक कर बैठ गई, जबकि दादी माँ की तेज़ नज़रें इसी के वजूद का तवाफ कर रही थी। वो हल्के रंग में के जोड़े में मलबूस हल्की सी धूप की तमाज़त में दमकती रंगत के साथ खिली-खिली सी नज़र आ रही थी। चले भाई पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है, इसी बहाने ऐना और ज़ुबैर की शादी की भी तारीख तक कर देते हैं। माहौल की खुशगवारियत में अज़मीर साहब की रोज़दार आवाज़ ने कई बात से खुशी की लहर दौड़ गई। ओह! ज़रूर, क्यों नहीं? सबसे पहले ज़ुबैर की पुरशौक आवाज़ गूंजी थी। सभी ने एक जानदार कहकहा लगाया था। तो फिर ठीक है। इस माह की 10 तारीख शादी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। सबकी बाहमी रज़ामंदी पर तारीख तय कर दी गई थी, जबकि रुमैला की ओह की आवाज़ गूंजी थी। ये मंज़र मुकम्मल था, बस एक कमी थी। वो दलाल की कमी थी जो कोई पूरी नहीं कर सकता था। सबकी याद के पर्दों पर वो दिन लहराया था जब दलाल और कहकशा की शादी की तारीख रखी जा रही थी, मगर सभी मुस्कुरा कर ज़हन से ढक गए। चलें लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसी खुशी के मौके पर ज़रा मुँह मीठा कर लें। रुमैला की आवाज़ पर सभी मुस्कुरा उठे, जबकि कहकशा का मज़ीद वहाँ बैठना मुश्किल लग रहा था। वो आँसुओं पर बंद बाँधती रुख मोड़कर वहाँ से भागती चली गई। सभी एकदम खामोश हो गए थे। इसकी दिली कैफ़ियत किसी से ढकी-छुपी हरगिज़ नहीं थी। नादिया, कहकशा बेटी के लिए मेरे एक दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है। लड़का देखा-भाला है। साल भर पहले बीवी का इंतकाल एक कार एक्सीडेंट में हो गया। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। बस एक बेटी है 4-5 साल की। कहकशा बेटी की रज़ामंदी ले लो तो बात आगे बढ़ाएँ। मैं सोच रहा हूँ ज़ुबैर की शादी में ही सादगी से निकाह करके रुखसत कर दें। अज़मीर साहब बोल रहे थे जबकि इन्हें बेसाख्ता ही अपने बेटे की याद आई थी। अगर आज वो ज़िंदा होता तो यूँ इन्हें अपनी बहू के लिए रिश्ता तलाश नहीं करना पड़ता। ठीक है, मैं कहकशा के वालिदैन की भी राय ले लूँगी। वो आँसू पोंछकर बुझे दिल से बोली, हुँ, सही है, सब्र करो, सब्र करो। यही अल्लाह की मर्ज़ी थी। इन्हें रोता देख वो दिलासा देने वाले अंदाज़ में बोलकर स्टडी में चले गए थे। बेटे की याद तो हर पल इन्हें भी आती थी, मगर अल्लाह की मर्ज़ी के आगे सभी खामोश थे। जारी है। तो जी जनाब, आपको नॉवल का पहला पार्ट कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।